हेलो 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 जी। जय श्री कृष्णा। जो लोग भी अभी आए हैं, मतलब ये स्टार्ट किए हो आप लेक्चर, तो जो लोग बाद में देख रहे हैं वो 5-7 मिनट का आप जो है वो कर लेना, लाइक स्किप कर देना, क्योंकि मैं इंतज़ार करूँगा कुछ बच्चों का अभी। 5 से 7 मिनट, ठीक है। 5 से 7 मिनट बाद आप लोग आप स्किप करके देखना। और जो ऑनलाइन आ चुके हैं, हिमांशु जी, अमन भाई, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सो सॉरी यार, सुबह सुबह क्या एक्चुअली कुछ घर पे कुछ काम आ गया था यार। तो अब पहले तो सोचा कि रिकॉर्ड करके दे दूंगा, फिर लगा कि रिकॉर्ड करने आऊंगा ही, तो फिर जब रिकॉर्ड करने आऊंगा ही तो आपके साथ ही बैठ के कर लूंगा, लाइक। तो आपको भी एक्सेस अलग से बैगेज नहीं होगा। और फेस टू फेस मतलब लाइव में थोड़ा सा ज़्यादा लाइक कंफर्टेबल महसूस होता है मुझे तो। एंड इट्स रियली वेरी थैंक यू आप लोग के लिए। तो हम लोग यार, पता है इतना बड़ा नुकसान हो गया ना, मेरी आवाज़ ही चली गई। हेलो कुणाल जी, केदरी जी, जय श्री कृष्णा जी। आज ना इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है यार, साला इसकी ऐसी की तैसी, मतलब एक नहीं लेने के पीछे एक रीज़न ये भी था कि अपन मैक्रो में लिखते हैं, सारा रिकॉर्ड करता है ना। यार मैक्रो मेरा पूरा उड़ गया, ये मैक्रो, ये देखो, ये मैक्रो है, ये मैक्रो है ना। ये देखो अब पूरा मैं इसको इधर 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 किधर ढूंढ रहा हूँ ना, किधर नहीं मिल रहा है, इसकी ऐसी की भैंस के टांग साले की, नहीं मिल रहा है। अब वो समझ नहीं आ रहा कि इतना सारा मैं सोच रहा था अच्छे से मैंने मेरा डाटा सारा सेव हो रहा है, तो वो गुम गया यार। ऐसे गुम जाती है चीजें मेरे से। तो फिर इसके लिए ना थोड़ा मूड भी स्पॉइल सा हो गया था सर। लॉ में इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अरे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो बड़े आराम से हो जाएगा, आप गो थ्रू तो करो उसको। ये मेरा जवाब निधि को था, है ना। तो इसके लिए फिर अब, अच्छा फिर एक्चुअली पता है मुझे तकलीफ इस बात पे हुई कि मैंने ना कल, आपको मालूम है ना कई बार मैं क्या करता हूँ कि बहुत सारी चीजें कंटेंट शॉर्ट में लिख कर लाता हूँ। तो मैंने रात को मैक्रो प्रॉपर इतना सारा लिखा था, इतना सारा लिखा था ना, सबकी ऐसी तैसी हो गई। अब वो मिल ही नहीं रहा है, डाटा कहाँ उड़ गया, समझ नहीं आ रहा अब। अच्छा इसमें रिट्रीव होता है बट मुझे नहीं इसका समझ है, तो मैं पूछूंगा किसी से कि यार वो कहाँ गया, बट ठीक है फिर से लिखेंगे। पर नुकसान तो हो गया ना। ठीक है यार, चलता है। चलो। तो मेरे ख्याल से 5 मिनट हो गए क्या, लगभग होने को है। 1 मिनट और, 1 मिनट और वेट करेंगे तो आपको सिर्फ अंगूठा देना है, आपने अंगूठा दिया और हम स्टार्ट कर देंगे, राइट। I'll ask you, ओ ओ अरे बहन कहाँ गिर रही हो। हेलो हेलो। तू फ्लोर पे जब है आई, येलो येलो, बड़ी मस्ती सी है छाई, हेलो हेलो, ला 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 ला, येलो येलो। चलो अंगूठा दे दो जी। सर झूठ क्यों बोल रहे हो, अरे यार तेरे सामने है, ये देख, ये मैक्रो नहीं खुला हुआ क्या, ये पूरा देख। तू तो पागल है, तेरे से क्या बात करना, तू तो ऐसे गेट में घुस जाता है जिसमें कोई नहीं जा सकता। चलो तो शुरू कर देंगे आपके एक अंगूठे का इंतजार, एंड विल स्टार्ट। अरे बहुत बढ़िया, चलो जी चलो जी। तो अब ये याद रखना पवनीत सर, इन्फिनिटी नोट इसके अंदर अपन पढ़ रहे हैं, इनकेस मेरे से स्किप हो जाए तो यू विल जस्ट टेल मी, ठीक है। अब बात करते हैं हम आज का हमारा एजेंडा। यार अब मुझे जैसे ऊपर स्क्रॉल करके देखो, हमने ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, और अब हम आए हैं। तो चलो ठीक है, हमने क्या किया था, हमने इस चैप्टर के अंदर, हेलो जी दक्ष जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ट्रेड नेगोशिएशंस, और ट्रेड नेगोशिएशन के अंदर हमने कुछ कुछ डिस्कशन किया था, और वो डिस्कशन के अंदर रीजनल ट्रेड अग्रीमेंट्स, ये अग्रीमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। और ये डिस्कस 7-8 तरह के अग्रीमेंट थे और बहुत अच्छे से हमने बात किया था। इसके बाद फिर हमने एक हिस्ट्री डिस्कस की थी। हिस्ट्री किसकी डिस्कस की थी हमने, हिस्ट्री डिस्कस की थी
कि ये जो अपना पैदा हुआ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हेलो, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण दक्ष। तो हमने इसकी हिस्ट्री डिस्कस की थी, और हिस्ट्री में क्या डिस्कशन हमने किया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कैसे आई। तो उसमें फिर हमने डिस्कशन किया था कि यार पहले ना गैट था, GATT, जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो एक काउंसिल था, गठन था, लेकिन जैसे 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 टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते गए, जैसे 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 ग्लोबलाइजेशन बढ़ता गया, जैसे 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 इंटरनेशनल ट्रेड का विकास हुआ, लोग FDI FPI में करने लगे, तो उन सबको लेकर ये थोड़ा कमजोर पड़ने लगा, और फिर फाइनली WTA का उद्घाटन हुआ। और ये उद्घाटन होने में उरुगे 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 अपन ने बात किया था, उरुग्वे, वो एक जगह थी साउथ अमेरिका की, वहां पे मीटिंग्स हुआ करती थी सब समस्त राष्ट्रों की, और वहां पर बैठकर इन्होंने कुछ टाइम पास किया, और टाइम पास करने के बाद WTO जैसी चीज को लेकर आए ये 1993 94 में, 1994 95 में। ठीक है। तो 1 मई 1995 से ये इफेक्टिव डेट हो गया था, बन गया था ये 15 अप्रैल 1994। तो ये डेट्स थोड़ा सा आप एक बार जब जाएंगे तो हाईलाइट करके जाना यार एग्जाम में, है ना। अब WTO के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा आगे कर लेते हैं, इस चैप्टर में और कुछ नहीं बचा है। ठीक है। WTO, चलो तो लिखना थोड़ा बहुत लिखेंगे हम आज, है ना। कल की तो मेरी सारी मेहनत डब्बे में गई। डब्ल्यू, इसको कर देते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आप साथ साथ लिख रहे हैं, ठीक है। तो नोटबुक वगैरह लेकर बैठे हो ना आप लोग। हाँ, मेरी क्लास है तो नोटबुक लेकर बैठा करो यार। ठीक है। इसमें दो बातें लिख देते हैं अपन। द WTO इज द ओनली ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये कैसी ऑर्गेनाइजेशन है? ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद रूल्स, dealing with rules of trade between nations। अपन ने बात किया था कि यार जैसे अपन के राज्य में, अपने भारत के अंदर, भारत में अलग बहुत तमाम तरह के अग्रीमेंट, तमाम तरह के बिजनेस ट्रेड हुआ करते हैं, अलग अलग राज्यों में हो, अलग अलग शहर में हो। तो उसको गवर्न करने के लिए तो भारत सरकार है, लेकिन विश्व के अंदर भारत सरकार की तमाम तरह की फोरम्स बनी हुई हैं। हमने बात किया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बना दिया इन्होंने, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कोई झगड़ा होता है, डिस्प्यूट होता है, तो कंज्यूमर फोरम्स बना दिए हैं, हम वहां जाकर अपने डिस्प्यूट्स का निपटारा। लेकिन इंटरनेशनल अगर किसी तरह का कोई मैटर, डिस्प्यूट या बिजनेस हम करते हैं, तो कोई तो बाप आदमी उधर भी बैठना चाहिए ना, जो किसी भी, भाई US होशियारी दिखा रहा है तो उसको डंडा मारेगा, इंडिया होशियारी दिखा रहा है तो उसको नमस्ते करेगा, चाइना होशियारी दिखा रहा है तो उसको डंडा मारेगा। तो ये डंडा मारने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन तो हो। तो बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर क्या किया, WTO का गठन किया। और मैंने कल आपको बताया भी था, यानी कि पिछले सेशन में मैंने बताया था कि कुल नंबर ऑफ कितनी कंट्रीज हैं जो WTO के अंदर है, इसमें कितनी डेवलपिंग कंट्रीज हैं। 95% या उससे ज़्यादा ट्रेड यही संभालते हैं इंटरनेशनल। ठीक है। थोड़ा सेफ महसूस भी करती हैं, डेवलपिंग कंट्री सेफ महसूस करती हैं, डेवलप्ड कंट्री उनके साथ गलत ना करें, क्योंकि क्या है कि फिर डंडा चलाने वाला कोई तो हो। तो कोई कौन है यहाँ? WTO है। इसका प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव WTO का प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव में बोला है इन्होंने जी कि इंटरनेशनल ट्रेड को क्या, कैसे चलाएं? स्मूथली चलाएं। नंबर 1, फेयर होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, और प्रिडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। ठीक है। फिर आगे इस चैप्टर में बोला कि यार आप WTO के जो बेसिक
6 ऑब्जेक्टिव हैं वो देख लो। हमने बोला ठीक है जी देख लेते हैं। तो इसके कुल 6 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑफ WTO। एक एक करके आपके सामने पेश ए खिदमत है। मैं सब मान के चल रहा हूं, आप साथ साथ लिख रहे हैं। 6 की ऑब्जेक्टिव्स हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स कह लो, की ऑब्जेक्टिव्स कह लो। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि भाई साहब ये क्या करेगा, WTO सेट करेगा, सेट क्या करेगा, सेट एंड एनफोर्स रूल्स। भाई दो या दो से ज्यादा कंट्रीज आपस में व्यापार करना चाहती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अगर दो या दो से ज्यादा कंट्री मिलकर आपस में क्या करना चाहती है, इंटरनेशनल ट्रेड करना चाहती है, तो WTO बोलता है कि रुको, कल को तुम्हारे बीच में कुत्ता खानी होगी तो कौन समझेगा। ये नियम है, इन नियमों के आधार पे ही आपको क्या करने हैं, वो करने हैं। न सिर्फ इन नियमों को मानो, हम कह रहे हैं आपको मानना पड़ेगा। सिर्फ रूल हमने सेट नहीं किए, हम एनफोर्स भी कराना जानते हैं। यानी कि डंडा लेके बैठेंगे पीछे कि आप करो तुम बिजनेस, हम देख रहे हैं, तुम्हारे ऊपर नजर रख रहे हैं। ठीक है। टू प्रोवाइड फोरम फॉर नेगोशिएटिंग, ये बोलते हैं जी कि भाई नेगोशिएटिंग या मॉनिटरिंग के लिए, और मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग भाई दो या दो से ज्यादा कंट्रीज क्या कर रही हैं, आपस में धंधे कर रही हैं, तो इन धंधे करने वालों के ऊपर कोई फोरम तो बैठेगी। जैसे मैंने बोला ना, भारत सरकार इधर बैठा देती है किसी को कि कोई भी होशियारी करे तो डंडा मारो, तो उनको मॉनिटर करने के लिए भारत सरकार बैठाती है। तो ऐसे ही WTO एक संस्थान है जो क्या करता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है, व्यापार व्यवहार हो रहा है, तो उनको कंट्रोल करने के लिए क्या कर भाई, पहले बनाएंगे पॉलिसी, पहले बनाएंगे रूल्स, उन रूल्स का पालन हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए बैठा देंगे वहां पर फोरम, कि प्रॉपर नेगोशिएशन और मॉनिटरिंग प्रॉपर देखने के लिए। तीसरी बात आती है कि अब इनमें कुत्ता खानी हो गई, कुत्ता खानी मतलब डिस्प्यूट हो गया, कोई बात नहीं, रिजॉल्व करते हैं। टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। नंबर 4, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व कर दिया जी। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट, यानी कि अगर किसी तरह का कोई निर्णय लिया जाता है, टू इंक्रीज, किसी तरह का निर्णय लिया जाता है तो वो सबके सामने हो। ऐसा नहीं हो कि डिसीजन लेकर और सिर्फ आपके ऊपर थोपा जाए, उसकी एक एक चीज की क्लैरिटी उस कंट्री को बताई जाएगी जिसके पक्ष में है और जिसके अगेंस्ट में फैसला सुनाया जाता है। तो टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को हिंदी में बोलते हैं पारदर्शिता, मतलब कुछ छुपा नहीं, सबके सामने। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नंबर 5, नंबर 5 इसमें दे रखा है कि टू हेल्प डेवलप, हाँ ये बहुत अच्छी चीज है यार। डब्ल्यू टी देख देख सॉरी देखो देखो, WTO में क्या होता है कि न सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है कि चलो हम ही करें, डेवलपिंग कंट्रीज भी इसके अंदर शामिल होती है। तो इसमें डेवलप्ड भी होती हैं और डेवलपिंग भी होती हैं। 100 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो डेवलपिंग कंट्रीज को बेनिफिट मिलता है डेवलप्ड कंट्रीज के साथ वो करके, ट्रेड करके। क्यों? क्योंकि पैसे कम है, अपने को तो डेवलपमेंट करना है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको, उनके पास पैसा तो बहुत है लेकिन उनके पास उतनी जमीनें नहीं है, उतना रॉ मटेरियल नहीं है, क्योंकि हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल किसी ना किसी कंट्री में है, चाहे वो डेवलप्ड है चाहे नहीं है। तो जो नहीं है डेवलप्ड, और वहां से हमें अगर कोई माल मिल रहा है तो हम जो डेवलप्ड कंट्री है और स्ट्रांग बनने की तरफ आगे बढ़ेंगी, और डेवलपिंग कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज का बेनिफिट मिलेगा। तो यहां पर लिख दिया इन्होंने टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज। WTO का काम क्या है कि डेवलपिंग कंट्रीज को थोड़ा आगे बढ़ाना, हेल्प करना। COUNTRIES कंट्रीज, इनको बेनिफिट मिलता है। डेवलपिंग कंट्रीज बेनिफिट्स के लिए WTO। और पता है WTO जैसे एक संस्थान है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है, नाफ्टा एक ऑर्गेनाइजेशन है,
एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे क्या है कि कुछ जैसे 4-5 देश मिले एक गुट बना लिया, 8-10 देश मिले एक गुट बना लिया। तो ऐसे इन सब ने ये छोटे 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 200 या उससे ज्यादा ऐसे गुट बने हुए हैं, इन गुटों के साथ भी कोलैबोरेट करके कि भाई अगर हम मान लो कि कोई अग्रीमेंट या कोई पॉलिसी बनाते हैं तो इन गुटों को साथ में बैठाकर और फिर डिसीजन लिया जाता है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। लाइक पहले मैं लिख देता हूं, टू कोऑपरेट विद अदर गुट, अदर मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, टू कोलैबोरेट, sorry, to cooperate with other major international economic institutions। तो एक बार इसके ऑब्जेक्टिव एक बार फिर से देख लो। मैं अच्छा जैसे ही आप ये लिख चुके होंगे आप अंगूठा दे देना तो मैं मान लूंगा कि आप लिख चुके, राइट। देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या दिए हैं। ऑब्जेक्टिव पहला है कि भैया सबसे पहले तो टू सेट एंड एनफोर्स रूल्स, रूल्स तय तय करो, तैयार करो और एनफोर्स करो, कर दिए। अच्छा अब कौन कौन रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, कौन कौन रूल्स का पालन नहीं कर रहा है, तो फोरम देखो, ये फोरम, फोरम को बैठा दो, नेगोशिएटिंग और आपका जो मॉनिटरिंग है वो प्रॉपर वो देखेंगे। और किसी तरह की इनके बीच में कुत्ता खानी हो जाती है तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कैसे किया जाएगा ये तय किया जाएगा, ये डब्ल्यूटीओ तय करेगा। उसके बाद टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग कभी भी हो तो उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहती है। टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज की यार इनको भी मजा आना चाहिए तो चलो दे दो इनको मजा। द लास्ट वन इज कि डब्ल्यूटीओ और भी 200 या उससे ज्यादा इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ग्रुप बने हुए हैं, छोटे छोटे गुट बने हुए हैं, इन गुटों के साथ भी क्या करता है कोऑपरेट करके और फिर उसको क्या करता है आगे लेकर चलता है, तो डब्ल्यूटीओ। तो आप ना बेसिकली एक चीज समझ लो कि यार पूरे विश्व में व्यापार करने के लिए और व्यापार पे कंट्रोल करने के लिए कि कोई नेशन किसी दूसरे नेशन को दबाए नहीं, तो बहुत सारे नेशंस ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया। और वही अच्छा ये ग्रुप बैठता कहाँ है, स्विट्जरलैंड में, जिनेवा में, जिनेवा में, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ ध्यान से सुनना, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है। स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूटीओ का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डब्ल्यूटीओ के स्ट्रक्चर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देके रखी है इन्होंने यार कि भैया हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। तो सबसे पहली बात हेड ऑफिस इनका कहाँ होगा, जिनेवा में होगा। जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। चलो हेड ऑफिस जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। इसका इसको हेड कौन करता है, हेडेड बाय, यानी कि इसका सबसे बड़ा अधिकारी कौन होगा, इसका भीष्म पितामह कौन होगा, इसका भीष्म पितामह होगा हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल, यानी कि उस पोस्ट का नाम क्या होगा, डायरेक्टर जनरल। और ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के बैठ जाएगा, ये उसके जो मेंबर्स हैं ना डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स, ये मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद वोटिंग करते हैं, वोटिंग के बाद क्या करते हैं एक कुर्सी पे बैठा देते हैं, तो जो बैठ जाएगा उसे क्या बोलेंगे, इसका हेड कौन होगा, डायरेक्टर जनरल। अच्छा यहाँ पर 3 टायर सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉलो किया जाता है, 3 टायर सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉलो किया जाता है, ठीक है। अब 3 टायर कौन से हैं, ये है पहला टायर, इसको बोलते हैं टॉप लेवल, इसको क्या बोलते हैं, टॉप लेवल। और फिर आता है, चलो मैं इसको ऐसे कर दूं ताकि मेरे पेज में पहले देख लो ना, कवर हो जाएगा। और दूसरा आता है जी आपका नेक्स्ट लेवल, और ये लास्ट लेवल लिख देते हैं मतलब इसको,
ठीक है, नेक्स्ट लेवल और उसके बाद लास्ट लेवल। टॉप लेवल को बोलते हैं मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस। देखो इसका नाम क्या लिखा हुआ है। टॉप लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी इज द मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। ओके, इसको क्या बोलते हैं? मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ये किस पर डिसीजन मेकिंग करती है? ये डिसीजन मेकिंग करती है मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स पर। इनकी मीटिंग कितने समय में होती है? ये मतलब 2 साल में एक बार, वंस इन मीटिंग, मीटिंग कह लो या कॉन्फ्रेंस कह लो। इनकी मीटिंग या कॉन्फ्रेंस जो है वंस इन एवरी 2 ईयर, 2 साल में एक बार। इनकी मीटिंग कब होती है जी? मीट्स एटलीस्ट वंस एवरी 2 ईयर। ठीक है, चलो देखो इसका काम क्या है, इस वाले का काम क्या है कि मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स को देखता है। ठीक है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। सेकंड आपका नेक्स्ट लेवल का जो कॉन्फ्रेंस है, नेक्स्ट लेवल को बोलते हैं जनरल काउंसिल। क्या बोलते हैं जी? जनरल काउंसिल। नेक्स्ट लेवल को क्या बोलते हैं? जनरल काउंसिल। नेक्स्ट लेवल को क्या बोलते हैं? जनरल काउंसिल। ये 1 साल में बहुत बार मिलते हैं। मीट्स मीट्स सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। मीट्स सेवरल टाइम्स इन अ ईयर। 1 साल में बहुत बहुत बार मिल लेते हैं। कहाँ पर मिलते हैं ये? जेनीवा हेडक्वार्टर पे। आप HQ को हेडक्वार्टर लिखना, ठीक है। इनका काम क्या होता है बेसिकली? कली 2 प्रकार की होती है, एक होता है बेसिकली, एक होता है बेसिकली। लेकिन ये कौन सी कली है? बेसिकली। तो ये जिनेवा हेडक्वार्टर में मिलते हैं और उधर बैठ के करते क्या? मतलब चने खाते हैं? नहीं, पॉपकॉर्न खाते हैं। अंग्रेज रे, चने काय को काय का। देखो, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, और दूसरी बॉडी है इनकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी। देखो जनरल काउंसिल में एक तो पॉलिसी, जो देखो पॉलिसीज बना दी WTO ने सबने मिलके। अब वो पॉलिसीज को रिव्यू करने के लिए इन्होंने एक अलग से कुछ लोगों का एक टीम का गठन किया हुआ है। और वो टीम क्या करती है कि ट्रेड पॉलिसीज जो बनाई है उसमें कोई कमियां तो नहीं रह गई हैं, उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करते रहते हैं। ठीक है, एक इन्होंने बॉडी बना रखी है। अगर कुछ कंट्रीज के बीच में किसी तरह के कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इन डिस्प्यूट्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा ताकि किसी भी नेशन को नुकसान ना हो। ठीक है, तो उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए अलग से एक बॉडी बनाई है। ये बॉडी सब किस में आती हैं? जनरल काउंसिल में आती हैं। कहाँ आती हैं जी? ये जनरल काउंसिल में आती हैं। तो ये हो गया आपका जी सेकंड, नेक्स्ट लेवल। उसके बाद लास्ट लेवल की बात करें तो लास्ट लेवल पे 2-3 तरह की काउंसिल्स इन्होंने बता दी हैं जी। लास्ट लेवल पे आती है कौन कौन सी काउंसिल? गुड्स काउंसिल, माल से संबंधित। सर्विसेज काउंसिल एंड सर्विसेज काउंसिल। अरे अरे, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था बिल्कुल। अब मैं कहाँ लिख रहा था? ये रहा, देखो, देखा, आ गया। सर्विसेज काउंसिल एंड नंबर थर्ड इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल्स, ठीक है, इसको ट्रिप्स भी बोलते हैं ये लोग, ठीक है, ट्रेड में इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये अपना काम करते हैं और काम करके रिपोर्ट किसको देते हैं, रिपोर्ट टू जनरल काउंसिल। ये जनरल काउंसिल को रिपोर्ट देते हैं, किन बातों पर देते हैं, तो दीज काउंसिल, भाई ये काउंसिल जो गुड्स है, सर्विसेज है या फिर इंटेलेक्चुअल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग, यानी कि देखना, नजर रखना, द इम्प्लीमेंटेशन, overseeing the implementation of WTO agreements in their respective area of specialization। भाई यहां तक लिख चुके हो तो प्लीज अंगूठा दे देना था, अंगूठा नहीं, इस बार ओके बोलना, अंगूठे पड़े हैं, ओके बोलना, ओके बोल दो कि मैं मान लूंगा आप लिख चुके हो, क्योंकि नहीं तो मुझे रुकना पड़ेगा और फिर खाली वो टाइम, थोड़ा सा टाइम कांस्टेंट है आजकल, ठीक है, हाँ टाइम से छोड़ दूंगा यार, आज तो मेरी राजस्थान का मैच है यार, ऐसे कैसे आपको आपको परेशान करूंगा, अपनी अपना दिल, अपना जान जिगर सब कुछ क्या है, राजस्थान का है, राजस्थान रॉयल्स, मेरा दिल भी तू, मेरी जान भी तू, अरे बहुत बढ़िया रईस, शाबाश। अरे कुणाल केदारी लिख रहे हो कि नहीं, निधि, ओके, चलो, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि जिन्होंने लिख लिया है लिख लिया है, और जिन्होंने नहीं लिखा है वो भी लिख ही लेंगे। तो मैं आ रहा हूं यहां पर वापस से, एक बार ध्यान से इसको समझ लो, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे एक क्वेश्चन बनेगा, और अपन क्या है एक एक क्वेश्चन के लिए अभी मोहताज है, क्योंकि क्या हमें पास होने के लिए क्या है, एक एक सही चाहिए, फिर एक और सही चाहिए, फिर एक और सही चाहिए, और फिर सारे सही आएंगे, मजे, जिंदगी का असली मजा आएगा, है ना। चलो, अच्छा देखो, थ्री टायर हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, एक बार ध्यान से सुन ले, मैं इसको रिवाइज करा दे रहा हूं। स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ, स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ क्या कह रहा है कि इसका हेड ऑफिस जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, और इसको हेड करता है डायरेक्टर जनरल, ये दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात। अब थ्री टायर सिस्टम, डिसीजन मेकिंग, डब्ल्यूटीओ के अंदर डिसीजन मेकिंग का थ्री टायर सिस्टम है। एक सबसे बड़े 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 लोग हैं, सबसे बड़े टॉप लेवल पे कौन बैठता है, मिनिस्ट्री, जाहिर सी बात है टॉप लेवल है तो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस होंगी, और वो क्या देखेगा, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स। अपन ने जब तमाम तरह के ट्रेड एग्रीमेंट देखे थे, तो एक क्या था, एक हमारा था कि भाई यूनिलेटरल था, फिर बायलेटरल था, और मल्टीलेटरल मतलब क्या है कि जितने भी विश्व में किसी के साथ भी ट्रेड करने के लिए अगर डब्ल्यूटीओ ने कुछ एग्रीमेंट बना रखे हैं, कुछ पॉलिसीज बना रखी हैं, उन पॉलिसीज की फ्रेमिंग को लेकर इनका काम होता है, ठीक है। इनकी मीटिंग जो होती है 2 साल में एक बार होती है, इनकी मीटिंग कब होती है, 2 साल में एक बार। नेक्स्ट लेवल जो होता है जनरल काउंसिल होता है, जनरल काउंसिल क्या करती है, छोटी छोटी बॉडीज बना देती है, अलग अलग काम उनको दे दिए जाते हैं। अब छोटी छोटी बॉडीज का मैं क्या, दो उदाहरण यहां पर दिए कि भाई ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी, कि भाई हमने जो ट्रेड पॉलिसी बनाई है, हम तो 2 साल में एक बार मिलेंगे, आप तो 1 साल में आते ही रहते हो, वेले हो आप, ये हेडक्वार्टर में आओ, आके क्या करो भाई, अगर इंडिया में मीटिंग होगी तो चाय कॉफी पीते हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड में अगर मीटिंग होगी तो वहां पे क्या पियेंगे, छाछ पियेंगे, लस्सी पियेंगे, नींबू पानी पियेंगे, है ना। तो वहां पे बड़े आराम से आओ स्विट्जरलैंड में, तो तुम तो साल में साला पड़े ही रहते हो उधर, तो तुम
ये हमारी पॉलिसी को रिव्यू करते रहना कि किसी में कोई दिक्कत आए तो हमें बताओ। और दो दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में मान लो हमने अग्रीमेंट बनाया, हमने पॉलिसी बनाई, किसी ने फॉलो करी किसी ने नहीं करी, डिस्प्यूट हो गया, झगड़ा हो गया, तो इस झगड़े का निपटारा कैसे करना है, आप ही को करना है। तो अब आप क्या करो कि एक इसके लिए भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए, डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी एक बॉडी बना देते हैं, जनरल काउंसिल। इसके बाद आती है थर्ड काउंसिल। जनरल काउंसिल कहता है कि यार हम एक बहुत सारा काम हम नहीं कर सकते, हमारे नीचे भी एक काउंसिल बनाओ जिसके बहुत सारे टुकड़े हों। बहुत बढ़िया। तो ऐसे नीचे माल के लिए, गुड्स से संबंधित अगर कोई ट्रेड अग्रीमेंट है तो उसके लिए अलग से काउंसिल बना दी, गुड्स काउंसिल। सर्विसेज के लिए अलग से काउंसिल बना दी, सर्विसेज काउंसिल। और एक नई काउंसिल लेकर आए ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? जैसे ट्रेडमार्क, और ये एप्पल है, एप्पल ने अपना वो जूठा सेब का वो लोगो बनाया है ना, सैमसंग ने क्या किया दूसरी साइड से जूठा। तो अब सैमसंग कह रहा है कि देखो इनका एप्पल ये साइड से खाया हुआ है और हमारा एप्पल ये साइड से खाया हुआ है, तो हमारा एप्पल इनके एप्पल से अलग है। लेकिन वो क्या एप्पल क्या बोलता है, यार लेकिन है तो हमारा नाम ना एप्पल, तू संतरा रख ले, तेरे को ज्यादा ही फ्रूट चाहिए, केला रख ले। सैमसंग ने बोला हाँ ठीक है हम केला रख लेते हैं, डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, ट्रेडमार्क होता है, किसी ने इतनी मेहनत करके अपने ब्रांड का रिकॉग्निशन लिया है और उस ट्रेडमार्क को विश्व में कोई दूसरा कॉपी करेगा तो यार उसको मजा नहीं आएगा। तो वो फोरम में जाएगा, डब्ल्यूटीओ में जाके शिकायत करेगा, और डब्ल्यूटीओ के अंदर जो जो काउंसिल्स हैं, कौन सी, जनरल काउंसिल की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी उसका सेटलमेंट करेगी। लेकिन जनरल काउंसिल तक ये बात पहुंचेगी कैसे? ये लास्ट वाली काउंसिल्स लेकर आएगी कि यार वो गुड्स काउंसिल है तो गुड्स को लेकर ये पॉलिसीज है, इनका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, यहां पे ये झगड़े झगड़े, चलो तुम उधर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल मुझे रखना था, कैसे मुझे रखना था? केला मुझे रखना था, यार तू खुद ही केला है। पागल। चलो, ये पगला है लड़का। अच्छा, तो ये क्या करेंगे कि जहां जहां जो जो ये चीज ऑब्जर्व करती हैं तीनों काउंसिल, तो इनका ऑब्लिगेशन है, इनका ड्यूटी है, इनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ओवरसी करते रहें अपने अपने स्पेशलाइजेशन के एरिया में कि भैया एग्रीमेंट्स जो हैं उनका इम्प्लीटेशन ठीक तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर नहीं हो रहा है तो रिपोर्ट करेंगे किसको? डब्ल्यूटीओ को। यानी कि डब्ल्यूटीओ के तो ये खुद काउंसिल है, रिपोर्ट करेंगे अपनी से ऊपर जनरल काउंसिल को, और जनरल काउंसिल उस मामले का निपटारा करेगी जैसे भी उचित उनको लगता है। बात समझ में आ रही है क्या? स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। आपको क्या रखना है? आपको इस बार एक थंब दे देना है, हम आगे बढ़ जाएंगे। हाँ। ओम साई नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। डंग 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 डंग। मेरे को याद नहीं, बट एक धुन अच्छी लगती है। एक एक बंदे का भी अंगूठा है, हम स्टार्ट कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? यस सर, अरे वाह बहुत बढ़िया, चलो अच्छा। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि भाई ये रेस्पॉन्सिबल हैं, यहाँ देखते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट्स। डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट्स जो हैं, डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट्स जो हुए हैं, यानी कि डब्ल्यूटीओ ने कुछ पॉलिसीज बनाई है, उनको डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट भी बोल देते हैं, है ना? तो डब्ल्यूटीओ अग्रीमेंट्स का रेस्पेक्ट, उनका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये इसने देखना। तो अब ना हमारे मॉड्यूल में 16 तरह के, 16-17 तरह के आपको WTO अग्रीमेंट्स दे के रखे हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि थोड़े से अभी डिस्कस, आधे आज डिस्कस कर लेते हैं, आधे कल डिस्कस करके खत्म करेंगे, लेकिन कोशिश करते हैं कि आज में हो जाए। नहीं होता है तो कोई चक्कर नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ठीक है? तो अब हम बात करेंगे WTO अग्रीमेंट्स। अच्छा, मैं आपको पेज नंबर कोट कराना भूल गया। ये स्ट्रक्चर जो है ये है 9.38। अच्छा, आप चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वैसे ही आपको सब मिल जाएगा, ये स्टडी मटेरियल का पेज नंबर है 9.38, ठीक है? और 9.42, 9.42 पर क्या है? WTO अग्रीमेंट्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अग्रीमेंट्स, पेज नंबर 9.42।
WTO अग्रीमेंट्स। देखो 15-16 तरह के हैं और बहुत लंबी चौड़ी पिक्चर है, तो जितना कोशिश भाई ऐसा भी ना होना कि इतना लोड हो जाए कि चीजें ऊपर से जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, मतलब कम से कम 10 तो करेंगे, उसके ऊपर मन किया तो देख लेंगे। ठीक है, चलो नंबर 1, WTO अग्रीमेंट का पहला एग्रीमेंट क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन, इसको बड़ा कर देते हैं, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अरे राम, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। देखो अच्छा एक बात बताता हूं मैं आपको, इससे पहले जब हमने पढ़ा था ना, तो पहले अपन ने क्या पढ़ा था? गैट पढ़ा था। गैट क्या था कि गैट प्रॉपर मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा जोर अगर गैट ने किसी पे दिया तो एग्रीकल्चर ट्रेड पर दिया। WTO भी वही कर रहा है। WTO को पता है यार कि जिसके पास कुछ नहीं, जमीन तो है, जमीन पे क्या करेंगे? खेती करेंगे। तो WTO अपने मेंबर गवर्नमेंट्स को, यानी कि WTO क्या करता है, अपने मेंबर कंट्रीज जो है ना, मेंबर कंट्रीज को कहता है कि भैया 3 एरिया के अंदर आप काम करो। 3 एरियाज कौन से हैं? पहला एरिया बोला एग्रीकल्चर से रिलेटेड कि मार्केट एक्सेस होना चाहिए। दूसरा बोला डोमेस्टिक सपोर्ट दीजिए। और तीसरा क्या बोला इन्होंने? तीसरा बोला कि भाई एक्सपोर्ट सब्सिडी दीजिए। मार्केट एक्सेस, देखो WTO क्या चाहता है कि ग्लोबलाइजेशन, जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल मार्केट या ट्रेड है, तो इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए। बढ़ेगा कैसे? तो उसके लिए हमें कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी हर सेक्टर पे अलग अलग। ठीक है, और झगड़े पट्टे ना हो, लड़ाई झगड़े कम हो, तो उसके लिए WTO नियम कायदे कानून बनाएगा। तो उन नियमों में उसने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे उन्होंने क्या एग्रीमेंट साइन किया सभी कंट्रीज ने, यानी कि पॉलिसी क्या बन गई कि ये बन गई कि भैया हर मेंबर कंट्री को इन 3 एरियाज पे ध्यान देना है। नंबर 1 क्या? मार्केट एक्सेस, यानी कि ओपन मार्केट दो। कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री में जाकर उसके एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर हिस्सेदारी ले सकती है वो। ओपन मार्केट, नंबर 1। दूसरा कि जो आपके किसान हैं, किसानों को शेतकरी, शेतकर जो भी होता है, किसानों को आप क्या करो कि डोमेस्टिक सपोर्ट, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट, अपन इंडिया का ही एग्जांपल ले सकते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट तुम एक काम करो कि जो किसान है ना, उनको डोमेस्टिक सपोर्ट दो। डोमेस्टिक सपोर्ट में क्या आता है? एजुकेशन, एजुकेशन टू फार्मर्स। आप रेडियो वगैरह देखना कभी भी, रेडियो में क्या होता है, देखना मतलब सॉरी सुनना रेडियो को देख के क्या करेंगे, हाँ अच्छा दिख रहा है, क्या हुआ इसमें? नहीं नहीं, उसको सुनना। तो रेडियो में क्या होता है, जो किस खेती किसानी को लेकर, उर्वरकों को लेकर, फर्टिलाइजर्स को लेकर, जमीन की उपजाऊ क्षमता, जमीन का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाना है, उसको लेकर ट्रेनिंग दी जाती है उनको। भाई पर हेक्टेयर प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे होगा, कैनल्स बना के देंगे, यानी कि उनको जल की सुविधा दो, नहर बनाओ, कैनल्स, मोर कैनल्स। क्योंकि अपने देश के अंदर पानी है तो डुलने के लिए या फिर नहीं है, इस्तेमाल करने के लिए, तो सरकार कहती है हम नहर का, हम यहां से नहर निकाल रहे हैं। क्यों सरकार इतनी नहरें और इतनी परियोजनाएं लेकर आती है? WTO ने बोला है करना है, प्रोड्यूस बनाओ, प्रोड्यूस, तुम्हारे पास इतनी जमीनें हैं तो प्रोडक्शन निकालो ना, हम बिकवाएंगे। WTO ने बोला, तो अपन ने बोला अरे यार हमको नाला ही तो बनाना है, बना के देते हैं यार। और एक काम करो, WTO ने मेंबर कंट्रीज को बोला कि किसानों को लालच दो कि तुम 1 हेक्टेयर में 1,000, अब मुझे देखो यार खेती किसानी का वो यूनिट्स नहीं मालूम, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे
कि एक पर्टिकुलर एरिया में, 1 हेक्टेयर में, मान लो तुम 1000 आम के पेड़ लगाते हो, अगर 1 हेक्टेयर में आपने 1000 की जगह 1200 पेड़ लगाए, यानी कि अगर तुमने उसी हेक्टेयर में प्रोडक्शन बढ़ाया, तो हम तुम्हें देंगे सब्सिडी। तो तुमको क्या आने वाला है? मजा आने वाला है। तो यानी कि इनको लालच दो। डोमेस्टिक सपोर्ट यही कह रहा है, किसानों को एजुकेट करो, किसानों को लालच दो, उनको सुविधाएं प्रदान करो। सुविधाओं में क्या आ गया? कैनल्स आ गया, फंड्स फैसिलिटी आ गई। और मान लो कई बार क्या होता है कि प्रोडक्शन होलनेस होता है। होलनेस का मतलब प्रोडक्शन खराब हो गया, तो उनको पैसे दो। देखो सरकार, आपने सुना होगा ऐसा कि बाढ़ आई, सारी फसल खराब हो गई, सरकार ने अपनी जेब से पैसे दिए, कोई बात नहीं किसानों, ठीक है। ये डब्ल्यूटीओ ने बोला है कि अगर कोई किसान विसान कोई बेचारा, अच्छा ये इनको ना अलग अलग बॉक्स में लेते हैं। इसको ग्रीन बॉक्स में लेते हैं, किसको? एजुकेशन को। ये इसको किसके अंदर लेते हैं? अलग अलग बॉक्सेस बता रखे हैं। ये ग्रीन बॉक्स में आता है, ये भी ग्रीन बॉक्स फैसिलिटी है, ठीक है। ये आपका पर हेक्टेयर है। ये कौन सा था? अंबर बॉक्स है, अंबर। ये कौन सा है? ब्लू बॉक्स है। तो ऐसे करके किसानों को तमाम तरह से, डब्ल्यूटीओ में स्टाफ कौन होते हैं, कैसे बनते हैं? डब्ल्यूटीओ में स्टाफ ना बहुत सुंदर होते हैं। और कैसे बनते हैं? बनते नहीं है बेटा, वो पैदा होके आते हैं, मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते हैं, है ना। डब्ल्यूटीओ में अलग अलग कंट्रीज के प्रतिनिधि जाकर बैठते हैं और उन्हीं में से चुने जाते हैं, ठीक है। स्टाफ तो उधर स्विट्जरलैंड के बंदों को डालेंगे, ले आओ रे काम करो। हाँ, सारा इंटेलेक्चुअल स्टाफ होता है, हमारे तुम्हारे से ज्यादा समझदार सियाना होता है, ठीक है। खैर उससे अपने को मतलब नहीं है यार, चलो। तो ये अपनी बात हो गई डोमेस्टिक सपोर्ट। और एक्सपोर्ट सब्सिडीज, वेरी गुड, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स। और वो हम देखते हैं कि सरकार क्या करती है, ड्यूटी लेती नहीं है, टैक्स लेती नहीं है हमसे, अगर हम माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके पीछे तमाम तरह की बातें हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट में भी ऐसा लिखा है कि भैया आप क्या करो, सपोर्ट करो, बात खत्म, पहला एग्रीमेंट इज ओवर। ओके है क्या? फर्स्ट एग्रीमेंट इज ओवर, इज इट ओके? देखो नंबर वन हम बात कर रहे हैं, गैट के अंदर एग्रीकल्चर 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 बस यही तो किया जाता था, क्योंकि बाकी कुछ और नहीं किया जाता था, तो डब्ल्यूटीओ की जरूरत पड़ी। लेकिन जब डब्ल्यूटीओ आया तो उसने गैट को नाराज नहीं किया, उसने गैट को बोला नहीं आप जो करते थे बहुत बढ़िया करते थे, अपन एक काम करते हैं कि कुछ पॉलिसीज बना देती है, तो अपनी जितनी मेंबर कंट्रीज है ना, वो मेंबर कंट्रीज को भैया निर्देश है कि आपको क्या करना है, कि इन तीन तीन एरियाज पे आपको काम करना है। कौन कौन से? मार्केट एक्सेस, यानी कि ओपन मार्केट दो, कोई भी आए कोई भी लेकर माल जाए, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खुला कर दो, एक। दूसरा, आप डोमेस्टिक सपोर्ट दो, अपने किसानों को क्या करो, आप सपोर्ट नहीं दोगे तो अभी प्रैक्टिकली सोचो, बाढ़ से अगर मेरा पूरा प्रोडक्शन खराब हो गया, तो यार मेरे अंदर डिप्रेशन आ जाएगा, मैं आगे से प्रोडक्शन ही नहीं करूंगा। लेकिन सरकार ने मेरे को मदद दे दी, एड दे दी। सरकार ने बोला कितना नुकसान हुआ, मैंने कहा सर 40 लाख का नुकसान हुआ। अच्छा एक काम कर, 15 हमसे ले ले यार, कोई बात नहीं। सर 15 से क्या, अच्छा 25 ले ले। तो सरकार ने हमारे नुकसान की भरपाई, आप सुनते होंगे कि सरकार की तरफ से ऐसी योजना आई है। और तीसरा, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सब्सिडीज, वो तो हम देते ही हैं, क्योंकि जितना फॉरेन करेंसी आएगा मजा हम ही को आने वाला है। तो ऐसा डब्ल्यूटीओ ने अपनी मेंबर कंट्रीज से कहा, अंगूठा दे दो फटाफट, फर्स्ट एग्रीमेंट इज ओवर, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ओके है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे छोटे छोटे हैं वो, तो ये पता नहीं क्यों मैंने ले लिया डिटेल में। अंगूठा दे दो फटाफट, सेकंड सेकंड दे दो भाई, मोटिवेशन मिलता है। अरे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप चैनल को, चैनल मतलब जो लेक्चर होता है उसको लाइक कर दिया करो, तो फिर उससे हमको ऐसे अंदर से मजा आता है, ठीक है। ओके, एग्रीमेंट ऑन, सेकंड इज एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी और फिटो सैनिटरी, एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी और फिटो सैनिटरी, एसपीएस। इसको क्या बोलते हैं? याद करो, ये अपन ने बात किया था कि चाइना से माल आया, वायरस लाया। चाइना से क्या आया? माल आया।
और माल क्या लेके आया? वायरस। किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए लाया। या यहाँ की पक्षियों के लिए लाया। और पक्षियों के लिए लाया तो अपने इंडिया में तो पक्षी को छोड़ते ही नहीं, पक्षी पकड़ते हैं, बना के खा जाते हैं। वायरस अंदर गया, डकार मारा, तो हमारे बाजू वाले ह्यूमन बींग, यानी कि वायरस हमारे यहाँ भी फैल गया, ह्यूमन बींग्स में भी फैल गया। ठीक है, एनिमल्स में आया, प्लांट्स में आया, एनवायरमेंट में आया, ETC। अगर मान लो कि किसी तरह का कोई वायरस, कोई पेस्टिसाइड, इन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारे पशु पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकती है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा सकती है, तो हर कंट्री के पास राइट है कि इस तरह के नुकसान से बचने के लिए वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को या उस कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट को बैन कर सकते हैं। जैसे UAE ने इंडियन मैंगोज को बैन कर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो टेस्टिंग अथॉरिटी थी उसने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स मिले हुए हैं। तो अग्रीमेंट। अच्छा, अपने अपने देश से ना आम बड़ा फेमस है, एकदम आम, बहुत ज्यादा एकदम मीठा और ऐसा रसीला आम। तो ये रस भरने के चक्कर में उसमें इंजेक्शन ठोक देते हैं और एक्सपोर्ट, क्योंकि एक्सपोर्ट उच्च क्वालिटी का होना चाहिए। तो उच्च क्वालिटी बनाने के लिए ये क्या करते हैं, उसके अंदर दवाइयां बराबर डाल देते हैं, और कई बार ज्यादा मात्रा में डल जाती है। तो फिर वहां की जो स्टैंडर्ड होते हैं भाई, ईटिंग स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड्स होते हैं, एग मार्क, ISI मार्क, ये मार्क, वो मार्क, दुनिया के मार्क, तो ऐसे ही उनकी भी स्टैंडर्ड पॉलिसी होती है कि माल आएगा तो पहले जांच होगी, उसके बाद हमारी कंट्री के लोग खाएंगे। और जब जांच की तो पता चला अरे इसमें तो पेस्टिसाइड भर भर के पड़े हुए हैं, तो सारा का सारा आम उठा के वहां से ऐसे फेंकेंगे कि सीधा इंडिया में आके गिरेगा। तो फिर क्या बोलेंगे, ओए आप आम नहीं भेजेंगे? अच्छा बाकी सेब, हाँ सेब भेज दो। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर तकलीफ है तो प्रोडक्ट बैन। किसी कंट्री के किसी भी प्रोडक्ट के साथ वायरस आ रहा है तो कंट्री से बैन, जब तक कि वो बीमारियां खत्म नहीं हो जाती। अब वो कंट्री कह रही है कि सरकार सरकार देखो ना, ये WTO का उल्लंघन कर रहा है, आपने तो बोला कि ओपन मार्केट। तो WTO बोलेगा देखो हमने ओपन मार्केट दिया है, लेकिन मेंबर कंट्रीज को हमने एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फिटो सैनिटरी भी हमने साइन किया है, SPS, और उस एग्रीमेंट के तहत ही बैन करने की शक्तियां उस कंट्री के पास हैं। तो ऐसे करके वो कंट्री हमारे ऊपर चढ़कर डिस्प्यूट से संबंधित कॉम्पनसेशन की डिमांड नहीं कर सकती है। बात समझ में आती है? तो ओके करें, थर्ड पे जा रहे हैं। दिस इज सैनिटरी और फिटो सैनिटरी। भाई ये जो हैं, ये वाले जो अग्रीमेंट्स हैं, ये अपने देश के एनवायरनमेंट को, ह्यूमन बीइंग को, बर्ड्स को, एनिमल को बचाने के लिए हैं। तो यार हम अपनी वनस्पति को तो बचा के चलेंगे ना यार, ठीक है। नंबर 3, ये कुछ भी भेजेंगे उधर से तो थोड़ी चलेगा, चाइना बड़ा बदमाश है साला, वायरस ही भेजता है। चलो नेक्स्ट इज एग्रीमेंट, नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। हाँ ये थर्ड है, नहीं टेक्सटाइल है यार। एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग, अच्छा एंड क्लोथिंग, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग। अच्छा, अच्छा पहले पता है क्या था कि एक MFA था, पहले क्या था? MFA, इसका क्या फुल फॉर्म क्या था? मल्टी फाइबर अरेंजमेंट। सर ये तो सेम टेक्निकल, एग्जैक्टली वही सब है ये, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये टेक्निकल मेजर्स ही हैं। तो मेजर्स कहां से आए? जो अग्रीमेंट हुआ निकल के तो यहां से ही तो उठ के वहां गए हैं, समझ रहे हो आप? अमन कुमार सही पकड़े हैं, बहुत अच्छे, अच्छा पकड़ते हो, बिल्कुल सही, गुड। अच्छा देखो, एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग क्या था कि 1974 में ना ये था आपका
1974। और ये इतना हरामखोर था। अच्छा, आपको मालूम है ना, मालूम हो ना हो मैं बता दूं कि इंडिया जो है टेक्सटाइल का हब था बचपन से। बचपन से मतलब बहुत पहले से। मतलब टेक्सटाइल मतलब कपड़े, क्लोथिंग व्लोथिंग तमाम तरह का, मतलब और कुछ काम नहीं है, अपने कपड़े ही कपड़े बना के दो ने। तो बहुत सारे टेक्सटाइल का एकदम हब था। और ये एमएफए क्या था, एमएफए ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे भारत के ऊपर कि भारत बस तुम इतना थोड़ा सा 30 ml मतलब थोड़ा सा एक्सपोर्ट कर सकते हो, बाकी तुम्हारा तुम जानो। तो भारत में इस तरह की इंडस्ट्री यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचता था काफी, कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी है, इतना माल हम बनाते हैं, विश्व को जरूरत है, लेकिन ये एमएफए एग्रीमेंट साला सड़ा हुआ है हमसे। तो इस एग्रीमेंट को रिप्लेस करके टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग लाया। इन्होंने क्या लगा रखा था अपने में, कोटा लगा रखा था, याद है ना कोटा। कोटा क्या है कि एक लिमिट डाल दी जाती है कि इस लिमिट के ऊपर जाकर आप एक्सपोर्ट यानी कि बाजार में इंटरनेशनल मार्केट के अंदर माल नहीं भेज सकते। तो ये लिमिट और ये कोटा को हटा दिया किसने, ये लिमिट और कोटा को हटा दिया एमएफए को ही रिप्लेस करके टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग लाया और इंडिया को एक्सपोर्ट। ये पता है ये कब आया, ये 2005 में आया है। अब ये आप खुद समझ लो कि 2005 और ये लगभग 25-30 साल तक क्या है कि हमारे ऊपर तमाम तरह के बैन या यूं कहो कि कोटा डिजाइन थे, ये हटा, टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग आया। अब इंडिया से बहुत ज्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगी है। दैट्स इट। नंबर 3। नंबर 4 इज agreement on technical barriers to trade. Agreement on technical barriers to trade. टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड यानी कि टीबीटी। टेक्निकल बैरियर ये भी अमन, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टीबीटी। टीबीटी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम चर्चा का विषय बना चुके हैं। तो वही है तो डब्ल्यूटीए तो वही है ना, नई चीज थोड़ी बना के दे देगा। बट क्या होता है, अच्छा है एक चीज दो जगह आती है तो रिवीजन भी हो जाता है, तो और पीछे क्वेश्चन मिलेगा तो फिर आपको खुशी होती है कि हाँ यार अच्छा ही मेरे को आता है। नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स। टेक्निकल बैरियर्स क्या है कि भाई बहुत ज्यादा कॉमन स्टैंडर्ड्स हैं। स्टैंडर्ड्स जैसे अपन बात करें कि हमको इंडिया में कोई माल, मान लो कि यूएस से इंडिया में कोई माल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आईएसआई मार्क है कि नहीं है, एग मार्क है कि नहीं है, यानी कि तमाम तरह के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद बोलेंगे कि तुम्हारा माल आ सकता है। और अगर ये बहुत ज्यादा पेपर वर्क हुआ, टू मच स्टैंडर्ड्स अगर इंडिया फॉलो करेगी, तो क्या होगा, सामने वाला माल ही नहीं भेजेगा कि यार इतना रोना गाना कर रहा है, इससे अच्छा कि वहां माल भेजो, हाँ हमें भी भेजो, हमें भी। अरे तुमको माल नहीं भेजेंगे यार। तुमको माल भेजते हैं ना तो 17 तरह की नुक्ताचीनी करते हो, इसमें ये होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। साला तुम्हारा देश मान लो उदाहरण है ये, तुम्हारा देश लगाता है 25 चेक कि ये स्टैंडर्ड फॉलो होना चाहिए, स्टैंडर्ड। पूरे विश्व में मुश्किल से 12 चेक लगते हैं। तो कुछ तो हार्मोनाइजेशन लेकर आओ ना, एक रूपता लाओ। तुम अगर इस तरह से स्टैंडर्ड्स इतने सारे क्रॉस चेक लगा दोगे ना भाई, हम तुम्हें माल ही नहीं भेज पाएंगे। तो अगर जो टेक्निकल बैरियर्स ऑफ ट्रेड के अंदर ये चीज शामिल होता है कि भैया आप देख लो हम नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो क्या करते हैं, अच्छा इसका उद्देश्य क्या है कि हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन का मतलब क्या है, एक रूपता लाना, यूनिफॉर्मिटी लेकर आना। हार्मोनाइजेशन ऑफ member countries, COUNTRIES, harmonization of member countries in respect of in respect of in respect of standards and conformity, standards and
कॉन्फर्मिटी असेसमेंट सिस्टम। देखो ध्यान से समझो, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, मैं दुबई में भेज रहा हूं, दुबई में 10 स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ता है। श्रीलंका में भेज रहा हूं, श्रीलंका में 11 स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। यूएस में भेज रहा हूं, 25 स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं। मैं यूएस में नहीं भेजूंगा। इतनी सिरदर्दी, इतनी सिरदर्दी, इतने क्रॉस चेक। मैं अपना माल 2 जगह भेज रहा हूं ना, तो यूएस को डब्ल्यूटीओ बोलेगा, यूएस यार जब 10-12 स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, फिक्स बने हुए हैं, तो तू अलग से यार, तेरे यहाँ के लोग अलग कैटेगरी के हैं। तो यूएस बोलता अच्छा ठीक है, हम उसको कम करेगा। तो तुम कम करेगा तो करो ना, तुम नहीं कम करेगा तो तुम कम हो जाएगा यार डब्ल्यूटीओ से। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने तो डब्ल्यूटीओ ने क्या बोला कि टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड एम्स टू प्रिवेंट स्टैंडर्ड्स एंड कंफर्मिटी, यानी कि देश में जब माल आता है तो आने के बाद तमाम तरह के स्टैंडर्ड लेबलिंग वेबलिंग ये वो को लेकर तमाम तरह के चेक होते हैं, क्रॉस चेक होते हैं। तो उन चेक में आप एक काम करो कि हम ये नहीं कह रहे कि आप वो स्टैंडर्ड ना बनाओ, यानी जांच करना चेक करना आपका अधिकार है, कर्तव्य है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप एक्सेस क्या बोलते हैं पेपर वर्क, एक्सेस लिमिटेशंस लगा दोगे ना, तो फिर क्या होगा, व्यापार पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप इस तरह से ना करें, ऐसा अग्रीमेंट नंबर 4 कहता है। अग्रीमेंट नंबर 4 इज ओके, तो अंगूठा दे दो यार बॉस। एग्रीमेंट नंबर 5 पे आ जाते हैं। एग्रीमेंट नंबर 5, नंबर 5 देके रखा है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट। हाँ ट्रिम्स, याद करो ट्रिम्स हमने बात किया था। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड, मैं एग्रीमेंट ऑन अब नहीं लिखू, चलो लिख देता हूं, नहीं तो आप एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड, agreement on trade related investment measures। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम। देखो ट्रिम्स को लेकर हमने एक बार बात किया था, ध्यान से सुनना। ट्रिम्स इसमें क्या था, हम दिखाते थे होशियारी, हम मतलब जो भी कंट्री इंपोर्ट कर रही है, जैसे एफडीआई एफपीआई हमने देखा था। एफडीआई, एफडीआई के ऊपर अपन क्या लगा देते हैं भाई साहब, एफडीआई आया और उसने बोला कि हमको भारत के अंदर बिजनेस करने का है। हमने बोला आओ ना करो, मजा आएगा। उसने बोला मजा आएगा, हम बोले कि बहुत मजा आएगा। कैसे? दोनों को आएगा, आओ तो आप। तो फिर वो भैया अंग्रेज आया एफडीआई करने, उसने क्या बोला, हमको जमीन खरीदना है। उसने बोला खरीदो। तो अंग्रेज ने बोला रुको, हम पैसा अपने यूएस बैंक से लेकर आते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ना 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 ना, लोन तो यहीं से लेना पड़ेगा। तो अंग्रेज को जबरदस्ती, अच्छा अंग्रेज का डेवलप्ड कंट्री है, वहां 6% की ब्याज में मिल रहा है, अपने यहां 14% ठोक के ले रहे। लेकिन अपन को तो पैसा आ रहा है, तो अपन ने क्या रहेगा, कंडीशन लगा दिया, ना 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 ना, पैसा इधर ही से लेने पड़ेगा। अंग्रेज बोला ओ माय गॉड, बहुत दुखी करते हो, ठीक है तो ले लेते हैं। उससे लोन ले लिया, हैवी इंटरेस्ट पे कर रहा है। उससे बोला ठीक है मैं रॉ मटेरियल अपने देश से लाता हूं। इंडिया बोलेगी ना 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 ना, बहुत रॉ मटेरियल है, यहीं से लो, तुम्हारा वो क्वालिटी नहीं है। अरे क्वालिटी बनाएंगे रे, तू अंग्रेज है यार, तू बनाएगा, अभी चल इसी से कर। तो रॉ मटेरियल भी कंडीशन लगा दी, इंडिया से खरीदना पड़ेगा। उससे बोला ठीक है मैं वहां से एक्सपर्ट स्टाफ को लेकर आता हूं। ना 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 ना, रोजगार तो अपने ही लोग करेंगे, ऐसे कैसे होगा यार। तो अंग्रेज बोलेगा कि तुम्हारी भैंस की टांग नहीं करना मेरे को एफडीआई में इन्वेस्टमेंट यार, यहाँ पे हर चीज में नहीं 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 नहीं, ये क्या मजाक चालू है क्या। तो हमने बोला नहीं 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 भाजी मत जाओ, क्या आप बाहर से लेना चाहते हो। वो डब्ल्यूटीओ ने ऐसा अग्रीमेंट बना दिया ट्रिम्स को लेके कि भैया कोई अगर आपके एफडीआई करने आ रहा है तो उसके सिर पे चढ़कर नाचो मत। आप ये ट्रिम्स ट्रिम्स मतलब यही है कि भाई एफडीआई कोई लेकर आ रहा है तो हम क्या बोलते हैं उनको कि रॉ मटेरियल से संबंधित है, कि इंडोजीनियस होना चाहिए, भारत का लगाओ। आपको लेबर चाहिए तो इंडिया से मिलेगी, आपको लोन फैसिलिटी चाहिए तो इंडिया से मिलेगी। तो इस तरह के जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसको क्या बोलते हैं, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। ये इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं
इसको क्या बोलेंगे, LCR, लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो ये जो तुम नो 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 करते हो ना, तो उसको लेकर WTO ने बोला कि यार कुछ जगह यस बोल देगा, कुछ जगह नो चलेगा, लेकिन हर जगह नहीं चलेगा। इसको लेकर इन्होंने एक अग्रीमेंट बनाया, और इस अग्रीमेंट को ट्रिम्स बोला जाता है। क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट के लिए FDI क्या है, क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट। तो यहां पर क्या बोला कि यहां पर आप इसको फॉलो करो, ये वाला अग्रीमेंट को, ट्रिम्स। नेक्स्ट आता है आपका एंटी डंपिंग एग्रीमेंट। नंबर 6 इज एंटी डंपिंग। आंटी नहीं है ये, आंटी को डंप करे होगे जाके, एंटी है। कि आंटी बहुत तंग करती थी, उसको डंप करे आ जाके चाइना में। ना 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 ना, ऐसा नहीं करना। अंकल पुलिस बुला लेंगे इस बार, पहले आंटियां बुलाती थी, अब अंकल बुलाएंगे, है ना। आंटी, एंटी डंपिंग, एंटी डंपिंग अग्रीमेंट, इसके ऊपर भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। इसमें सीधी सी बात है कि भाई अपने इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या लिया था, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने लिया था कि भाई साहब चाइना, चाइना ये गेम, ये गंदे खेल ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन खेलता है गंदे खेल, चाइना खेलता है। चाइना क्या करता है कि सस्ते में, सस्ती प्राइस को क्या बोलते हैं, प्रीडेटरी प्राइसेस। याद करो हमने उधर बात किया था, प्रीडेटरी प्राइसेस, प्राइसिंग बाय चाइना टू डंप गुड्स इन इंडिया। और हम लोग कौन है, गरीब लोग हैं, गरीब लोग, हमको मजा आ जाता है, ठीक है। देखो क्या करती है कि चाइना क्या करती है, प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी। प्रीडेटरी का मतलब होता है कौड़ियों के दाम बहुत कम। तो ये प्राइसिंग पॉलिसी को लेकर चाइना क्या करती है, भारत में माल डंप कर देती है। भारत में माल डंप कर देती है तो भारत में बहुत सस्ता माल आता है, तो यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री खत्म हो जाएंगी। तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाते हैं। भाई मान लो उन्होंने 100 का माल 10 रुपए में भेज दिया, 100 रुपए में यहाँ पे बन रहा है, 10 में वो बना के दे दे रहे हैं, तो हमारी सरकार ने बोला ज्यादा शाणे बनने, चलो 90 रुपए की ड्यूटी लगा देते हैं इसमें, ठीक है। तो एंटी डंपिंग, यानी कि उन्होंने डंप किया तो एंटी डंपिंग। अब चाइना जाके WTO के सामने रोया कि यार ये देखो आपने बोला था कि यार टैरिफ वैरिफ के ऊपर ज्यादा आप खेलोगे नहीं, तो फिर WTO क्या बोलेगा कि एक ऐसा है कि हमारे इतने सारे एग्रीमेंट में एक एंटी डंपिंग एग्रीमेंट भी है। अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री के डोमेस्टिक इंडस्ट्री को खत्म करने का प्रयास करेगी तो सामने वाला तो लगाएगा यार, चल भाग इधर से। चाइना को बोलेगा WTO चल घूम जा और चल, तो उसको भगा दिया जाएगा WTO का एंटी डंपिंग एग्रीमेंट के तहत। बात समझ में आती है क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। पॉइंट नंबर 5 यानी कि एग्रीमेंट नंबर 5 एंड एग्रीमेंट नंबर 6, ये समझ में आ गया तो ओके ओके एक बंदा कोई भी लिख देना, और जो भी उसका ओके पढ़ लेगा तो फिर आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आपको सिर्फ ओके लिखना है कि बराबर समझ में आ रहा है। ये सारी वो बातें जो कहीं ना कहीं कर चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं, स्पीड में चलने जैसा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 7, कोई एक बंदा भी ओके लिखेगा, मुझे लगेगा कि हाँ ठीक चल रहा है सब। नेक्स्ट है कस्टम वैल्यूएशन अग्रीमेंट। वेरी गुड, ओके आ चुका, ओके आ चुका। कस्टम्स वैल्यूएशन एग्रीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसको देख रहा था ना, तो देखते समय मुझे लगा कि यार ये तो आप लोग को मैं करा चुका हूँ कहीं ना कहीं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो आप कर लोगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे अपनी साइड से बोलता है ना कर लोगे, तो फिर आपके ऊपर एक बहुत लोड सा आ जाता है। तो मुझे लगा कि यार खत्म कर ही देते हैं, ठीक है, जितने अब इतने घंटे सही तो 1 घंटा और सही, क्या ही हो जाएगा। सर इसका मतलब यही है ना कि कोई भी कंट्री जितने भी नॉन टेक्निकल बैरियर वो ले सकती है, उसकी अथॉरिटी WTO ने दे रखी है, बस एक्सेस में नहीं होना चाहिए। देखो आपने पहला स्टेटमेंट ये लिखा कि जितने भी नॉन टेक्निकल, तो वो एक्सेस ही हो गया।
आपको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है जो बाकी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं। अगर आप ऐसा बोलोगे ना कि यार बाकी कंट्रीज के साथ हार्मोनाइज करके जितना उधर है उसके एक आध तो ऊपर नीचे चलता है। जैसे उदाहरण मैंने लिया ना कि भाई इधर से 10 था, उधर 12 था, इधर 13 था, इधर 10 है, इधर 9 है, वो 25 मांग रहा है तो 25 एक्सेस हो जाता है, राइट। चलो, कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट। कस्टम वैल्यूएशन एग्रीमेंट की यार देखो सीधी सी बात, ध्यान से सुनना। अपन ने एक ड्यूटी पढ़ी थी, एड वैलोरम ड्यूटी। कौन सी ड्यूटी पढ़ी थी? एड वैलोरम ड्यूटी। ये किस पर लगती थी? गुड्स की वैल्यू पर, ठीक है, गुड्स की वैल्यू पर। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना भाई। मान लो कि हमने यूएस से माल मंगवाया, ध्यान से सुनना, वैल्यूएशन का तरीका। 7 पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि कस्टम वैल्यूएशन अग्रीमेंट मतलब सभी कंट्रीज वैल्यूएशन का एक स्टैटिक, एक एक सिंपल या स्टैंडर्ड तरीका मेंटेन करें। जैसे मान लो कि ये मैं हूं, मैं एक कंट्री हूं, ये आप एक कंट्री है, एक सी एक कंट्री है। इन्होंने 10,000 रुपए का माल मंगाया, इन्होंने भी 10,000 रुपए का, देखो मैं अपने यूएस डॉलर कह लो, रुपए मेरे बोलने में आता है ज्यादा, यूएस डॉलर का माल मंगाया। अब एक कंट्री ने क्या किया कि इसके अंदर भाड़ा भी जोड़ा, फ्रेट, ये तो गुड्स है। इससे एक कंट्री ने क्या किया, इसके अंदर 2,000 का फ्रेट भाड़ा जोड़ा, इंश्योरेंस जोड़ा, मान लो 500 रुपए का इंश्योरेंस, 500 यूएस डॉलर का इंश्योरेंस जोड़ा, और ये हो गया 12,500। बी कंट्री ने सिर्फ फ्रेट जोड़ा, इंश्योरेंस वो बोलते जोड़ने की जरूरत नहीं है, 12,000। और सी कंट्री कह रही है कि नहीं नहीं कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, 10,000। तो ए कंट्री क्या ले रही है? सीआईएफ वैल्यू ले रही है, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। बी कंट्री कॉस्ट एंड इंश्योरेंस ले रही है और ये सिर्फ ले रही है कॉस्ट। अब मान लो कि इस कंट्री कंट्री में सब में 10% ही ड्यूटी लग रही है, तो यहां पे 1250 यूएस डॉलर, यहां पे 1200 डॉलर, यहां पे $1,000 ड्यूटी लग रही है। यानी कि यहां पर इंपोर्ट ड्यूटी कम लग रही है तो यहां पर इंपोर्ट सस्ता हो रहा है, और जहां पर इंपोर्ट सस्ता है वहां के लोग खरीदेंगे, एक्सपोर्टर को भी मजा आएगा, चलो यार यहां वहां भेजते हैं, वहां पे अपना माल सस्ता उतरता है और यहां पे माल अपना महंगा उतर रहा है। यस yes, मतलब सीधी सी बात है कि ये ड्यूटी, एड वैलोरम ड्यूटी, मान लो 10% ऑन वैल्यू है, तो वैल्यू का निर्धारण कैसे किया जाएगा, उसमें कंफर्मिटी, उसमें हार्मोनाइजेशन हो, उसका एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल बेसिस पे वैल्यूएशन सिस्टम होना चाहिए। आपको मेरी बात ये वाली समझ में आई क्या? इसमें आप अंगूठा देंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा टेक्निकल है। कितने लोग को समझ में आया? कोई 3 अंगूठे आ जाएंगे मेरे को, एक ही बंदा 3 अंगूठे मत दे देना। कोई 3 लाइक ये ऐसे आएगा ना तो मैं मान लूंगा कि मेरी बात आपको समझ आ गई, क्योंकि मेरे को लग रहा है शायद मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। एड वैलोरम ड्यूटी लगती है वैल्यूएशन के ऊपर। वैल्यूएशन कैसे किया जाए? तो हर कंट्री क्या करते हैं सर, एक और बार, हर कंट्री क्या करती है, अलग अलग तरीके से उनका तरीका होता है वैल्यूएशन करने का, उनका अलग अलग तरीका होता है वैल्यूएशन करने का। तो जो अपना अग्रीमेंट है वो क्या करता है कि वैल्यूएशन का एक स्टैंडर्ड बता देता है कि यार ये वैल्यूएशन का स्टैंडर्ड है, इस आधार पर आपको क्या करना है, वैल्यूएशन करना है। वैल्यूएशन कर लिया, क्योंकि वैल्यूएशन, मान लो कि ड्यूटी कितनी है, 10% है, सब 10%, सारे देश 10% लेते हैं, तो 10% है तो सारे देश में ड्यूटी सेम पहुंचनी चाहिए, लेकिन किसी किसी में अलग पहुंच रही। 10% है तो फिर चेंज कहां आ रहा है? चेंज आ रहा है उसके बेस में। बेस क्या? वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन आपने सारे खर्चे जोड़कर किया तो ड्यूटी खर्चों पर भी लग रही है। अरे भाई ये वाले केस में ये 250 की ड्यूटी एक्सपेंसेस के ऊपर लग रही है, एक्सपेंसेस पे क्यों लगा रहे हो? सही तरीका ये वाला है, सी वाला। माल आया ना तो माल की नहीं, जब माल आया तो हमने 2,000 भाड़ा भी तो दिया, 500 इंश्योरेंस भी तो दिया, हमें तो माल 12,500 का पड़ा। अच्छा ठीक है, तो सारे 12,500 कर लो। कैलकुलेशन अगर कोई फिक्स परसेंटेज है पूरे विश्व में, उदाहरण दे रहा हूं, होता नहीं है, उदाहरण दे रहा हूं, तो फिर भी ड्यूटी अलग अलग आ रही है, तो कोई कैसे वैल्यूएशन कर रहा है, कोई कैसे वैल्यूएशन कर रहा है, कोई कैसे वैल्यूएशन कर रहा है। तो वैल्यूएशन में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कस्टम वैल्यूएशन अग्रीमेंट लाया गया कि इंटरनेशनल बेसिस पर कौन कैसे वैल्यूएशन करता है, कितने लोग, मुझे चाहिए अंगूठे 3 लोग ओके करेंगे विद थंब, तो मैं मान लूंगा कि भैया ये आपको
समझ आ गया, फिर हम नेक्स्ट पर जाएंगे। एग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। अंगूठे चाहिए 3, जिसको आ गया क्लियर करें। अच्छा, अगर नहीं समझ में आए तो आप, जैसे अमन ने कहा, तो अमन क्लियर है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। चलो, नेक्स्ट आता है एट्थ। एट्थ है जी आपका अग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट एक्सपेंसेस। नंबर 8, अग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट एक्सपेंसेस। अग्रीमेंट ऑन प्री शिपमेंट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस नहीं, इंस्पेक्शन। क्या दिमाग कहाँ जा रहा है? प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, पीएसआई। पीएसआई एक छोटी सी बात बोल रही है। ये बोल रही है कि जैसे मान लो कि एक कंट्री है यूएस। इसको ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से सुनोगे अमन, वन शॉट क्लियर होगा। एक कंट्री है यूएसए, ये क्या कर रही है? एक्सपोर्ट कर रही है। कहां कर रही है एक्सपोर्ट? इंडिया में। इंडिया क्या है? इंपोर्ट हो रहा है। तो ये एग्रीमेंट ये कह रहा है कि यूएस, तुम जब माल एक्सपोर्ट करो, यूएस को क्या बोला कि यूएस, जब तुम माल एक्सपोर्ट करो तो साथ में एक स्टेटमेंट, सील साइन लगा के एक स्टेटमेंट भी भेजो। वो स्टेटमेंट में क्या होगा कि आप क्या माल आपने भेजा, यानी कि माल की क्वालिटी, कितना माल भेजा, किस दाम पर भेजा, प्रॉपर क्लासिफिकेशन, प्राइस, क्लासिफिकेशन क्या क्या है उसके अंदर, यानी कि डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या करो, माल जहाज पे चढ़ाया, चढ़ाते समय आपको क्या करना है तो कि उसका वैल्यूएशन क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसकी क्वालिटी क्या है, क्या क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सा माल है, ये सारा आप चेक करो, प्री चेक। ये सारा चेक करके आप इंडिया भेजो। उन्होंने बोला जी जनाब, हमने प्रॉपर चेक करके इंडिया भेज दिया। इंडिया में माल पहुंचा तो इंडिया में माल जो इंपोर्ट हुआ है वो उतारा जाएगा और एक कंपनी वहां पर आएगी जो इंडिया ने तय कर रखी है। वो कंपनी आकर इंस्पेक्शन करेगी कि जो इन्होंने बताया है वो सही है या नहीं है। सीधी सी बात है यार। अपन किसी से माल, मान लो कि आप व्यापारी बंदे हैं, आप किसी से माल मंगवाते हो, माल मंगवाते हो तो आपने जो माल भेजा था वो माल उन्होंने पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, आप चेक करते हो ना, क्वांटिटी गिनते हो। आप कपड़ा व्यापारी हो तो आपने 200 दुपट्टे मंगाए तो 200 दुपट्टे गिनोगे। उसमें 3 तरह की वैरायटी थी, क्लासिफिकेशन अलग अलग था, तो 3 अलग अलग बंडल डाल दोगे कि यार ये वाला तो इसका, ये वाला इसका, ये वाला इसका, ये नया वाला, ये नया वाला, और ये बच्चों का, ये बच्चों का, ये बच्चों का, ये बड़े का आ गया, बड़े का इधर। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, प्रॉपर इंस्पेक्शन करोगे। बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी इंस्पेक्शन के लिए है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। तो यहां पे डब्ल्यूटीओ ने ये बोला कि भैया तू माल चढ़ाते समय, बाद में मत बोला उत्तरी मैं तो भूल गया, जब माल चढ़ा रहा है तो माल गिन ले, क्या क्वालिटी भेज रहा है बता दे, क्लासिफिकेशन क्या है क्लासिफाई कर ले। तो यूएस को समझाया एक्सपोर्ट करते समय तू चेक करके माल चढ़ा, और वहां पहुंचने के बाद, इंपोर्ट होने के बाद क्या करेगी इंडिया, जो है एक कंपनी बैठाएगी, उस वो इंस्पेक्शन करेगी माल आने के बाद। तो तू भी इंस्पेक्शन करके चढ़ा और तू भी इंस्पेक्शन करके ले। इससे क्या होगा, ट्रेड डिस्प्यूट्स कम होंगे। कुत्ता खानी हो जाती है, मैंने क्या बोला था क्या भेजा, नहीं नहीं साहब ये देखो ये आपका ऑर्डर था, ये मैंने माल भेजा और ये माल आपके पास पहुंच गया। बात समझ में आती है? Yes, this is point number 8. Agreement on pre-shipment आपका इंस्पेक्शन। नेक्स्ट आता है जी, एक दो और डिस्कस करते हैं यार, 8 हो गए, 10 कर लेते हैं आज, है ना। 9th, क्योंकि आप भी मुझे लग रहा है अब थकने लगे हो।
एग्रीमेंट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, वेरी गुड। एग्रीमेंट ऑफ रूल्स ऑफ ओरिजिन, एग्रीमेंट ऑन रूल्स ऑफ ओरिजिन। और रूल्स ऑफ ओरिजिन को लेकर हमने पहले भी बात किया था कि कोई माल चाइना से बना, अपन बात करते ना कि चाइना से हमने तमाम तरह की रॉ मटेरियल अपन ने इंपोर्ट किया, अपन ने अपने यहाँ पे असेंबल किया और उसको भेज दिया, यूएस में बेचा। तो चाइना से जो जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट हुआ ना, उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होना चाहिए, ताकि कल को कोई इश्यू क्रिएट होता है, ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, तो ये क्लैरिटी रहे कि ये माल बना कहाँ है। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। तो अपन ने शायद बात किया था कि अपन तो असेंबल कर करके और चीजें भेज देते हैं, तो असेंबल कर रहे हैं तो जिस प्रोडक्ट को, जो रॉ मटेरियल, जो टुकड़े, जो कंपोनेंट्स हम वो कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होना चाहिए, कहाँ का ओरिजिन, कहाँ की पैदावार है। बात समझ में आती है? तो बस ये इतनी सी बात है। एंड नेक्स्ट इज एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स। ये तो इंडिया में बड़ी समस्या वाला सीन है। नंबर 10, एग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर। भाई डब्ल्यूटीओ क्या बोलता है कि सभी कंट्रीज को, जो मेंबर कंट्रीज है ना, उनको बोलते हैं कि यार आपकी इंपोर्ट लाइसेंस, यानी कि मान लो कि मैं इंडिया का व्यापारी हूं, मुझे इंपोर्ट करना है, माल खरीदना है, माल बेचना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। तो मैं सरकार के पास गया और सरकार को बोला, मैंने कहा सरकार सरकार मुझे चाहिए इंपोर्ट लाइसेंस। सरकार ने बोला ठीक है आप दे देंगे आपको, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, अच्छा बिजनेस करो। तो हमने बोला क्या क्या कागज चाहिए, तो सरकार ने हमें कागज बता दिए, हमने कागज उनके पास सबमिट किया, सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। सरकार मतलब अधिकारी ने। फिर अधिकारी के पास हम फिर से कागज लेकर गए, उससे बोला ये फॉलो हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। हम उसके पास रोज चक्कर लगा रहे हैं। तो वहां के किसी सिपाही, सिपाही मतलब जो वहां का जो बंदा था, क्या बोलते हैं, पीएन था, उसने हमें बताया कि अरे आप इतने चक्कर काट रहे हो, 2 दिन में लाइसेंस बनता है सर। तो मैंने बोला साला ये 12वीं पास मेरे को सिखाएगा यार। मैंने कहा चल निकल। उसने बोला ठीक है साहब। 1 महीने से चक्कर खा रहा हूँ, अब 1 महीने चक्कर खा खा के मैं थक चुका हूँ। अब मैं उस आदमी के चक्कर खा रहा हूँ कि यार वो है कहाँ जो 2 दिन में लाइसेंस की बात कर रहा था। मुझे मिल गया। तो फिर उसने बोला कि मैं तो 12वीं वाला हूँ और तुम मेरे पास कैसे, मतलब। मैंने बोला अरे यार भाई गलती होगी यार, माफ कर दे, आज के बाद नहीं करूंगा भगवान का सब। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो मैंने बोला यार करवा 2 दिन में। उसने बोला ऐसे थोड़ी होता है, वजन रखो फाइल के ऊपर। तो मैंने फाइल के ऊपर वजन रखा, मैंने उसके ऊपर 500 कहता 500 में लाइसेंस मिलता है क्या? 50,000 लगे। 50 तो ज्यादा हो गया। उसने बोला 5,000 10,000 जो भी है। रिश्वत यानी कि करप्शन। तो करप्शन इतना ज्यादा है, पेपर वर्क इतना ज्यादा है, प्रोसीजर इतनी लेंदी है कि बंदा ख्याल ही छोड़ देता है कि यार भाड़ में जाए, इंडिया में ही बेच लेता हूं, इंडिया में ही खरीद लेता हूं, नहीं करना है यार मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट। जो कर रहे हैं ना उनसे ले लूंगा और यहीं पर कर लूंगा, पर मुझे नहीं करना भाई। तो ये डब्ल्यूटीओ यही कह रहा है कि भाई साहब आपके इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स जो हैं हर राष्ट्र के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोल रहा है, वो हर कंट्री को बोल रहा है कि भाई आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग जो प्रोसीजर्स हैं उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स अगर हैं तो उसको सिंपल करो, उसको सिंपल करो ताकि इजी हो जाए। और अपने यहाँ सबसे ज्यादा, या यूं डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि यार वो लेस पेपर वर्क रखो। डब्ल्यूटीओ बोलता है कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ना हो, इजी होना चाहिए। ठीक है। और इससे संबंधित एजुकेशन भी देनी चाहिए। चलो, तो ये पॉइंट नंबर 10 समझ में आ रहा है। ये अपने यहाँ पे बड़ी समस्याएं हैं तो हैं तो हैं तो हैं तो हैं। एंड द लास्ट वन आज के लिए आखिरी, एक और 11 करेंगे तो शगुन हो जाएगा, और टोटल है 16। तो 4-5 अग्रीमेंट यहां से बचेंगे और थोड़ा सा एक पोर्शन बचा हुआ है, तो क्योंकि अब एक सेशन तो और लगना ही है, 1 से 1.5 घंटा, तो फिर अपन तभी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो एक अग्रीमेंट और डिस्कस कर रहे हैं, बाकी फिर टू बी कंटिन्यूड में डाल देंगे। ठीक है।
नेक्स्ट एग्रीमेंट इज 11th पॉइंट है आपका, दैट इज एग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। एग्रीमेंट ऑन subsidies and countervailing measures। सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। देखो अपन ने, अगर आपको याद हो तो अपन ने एक सीवीडी करके ड्यूटी पढ़ी थी, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ये वही बात कर रहा है, सीवीडी यानी कि काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, ये ड्यूटीज हमने क्यों लगाई थी याद करो। हमने बोला था कि दुबई से आया गोल्ड, दुबई से आया गोल्ड, दुबई की सरकार ने व्यापारी को दी सब्सिडी, टैक्स वैक्स नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा। तो वहां गोल्ड मान लो अपने भाई अपने यहाँ पे 70,000 का गोल्ड है, वहां पे भी 70,000 का गोल्ड है, लेकिन सरकार ने सब्सिडी दे दी 8,000 रुपए की, तो वहां का गोल्ड कितने का हो गया, 62,000 रुपए का हो गया, यानी कि वहां सस्ता हो गया। अब वो क्या कर रहा है, हमारे यहाँ पर माल भेज रहा है, तो हमारा गोल्ड वाला व्यापार खत्म हो रहा है, क्योंकि 70,000 में अपने यहाँ मिल रहा है, 62 में वही दे रहा है। तो फिर तो हमारी सरकार के पास ये गोल्ड जो सुनार लोग गए कि सरकार सरकार हमारे साथ तो गलत हो रहा है यार, वो गवर्नमेंट वो मतलब व्यापारी, हमको भी 70 में बढ़ रहा है, उनको भी 70 में बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनकी सरकार ने उन्हें 8,000 की सब्सिडी दे दी यार। तो समस्या ये है कि अपने तो वो 62,000 में दे रहे हैं, अपने 70 का है, तो आप कुछ करो। तो उसमें मतलब कौन सी बड़ी बात हो गई, वो सरकार ने जितनी सब्सिडी दी है उस सब्सिडी के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए उतनी अपन ड्यूटी लगा देते हैं। तो उसने बोला 62,000 में जब भारत में आएगा ना, तो अपन इसके ऊपर 8,000 रुपए का सीवीडी लगा देंगे, काउंटर वैलिंग ड्यूटी। लो जी, हो गया 70,000 का। अब तो खुश हो कि हाँ हाँ अभी बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी असली असली मजा जिंदगी का यही आ रहा है। इसको सीवीडी बोलते हैं। यानी कि हमने, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, टू नलिफाई effect of subsidies provided by other countries। तो to nullify the effect of subsidies provided by other countries। to nullify यानी कि उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस सीवीडी। अब मान लो दुबई पहुंच गया डब्ल्यूटीओ में कि डब्ल्यूटीओ हमारे साथ तो गलत हो गया यार, ये 8,000 रुपए की जबरदस्ती की ड्यूटी लगा दी। तो फिर डब्ल्यूटीओ ने समझा है, देख हमारा एग्रीमेंट नंबर, पॉइंट नंबर कौन सा है, एग्रीमेंट पॉइंट नंबर 11 में ना हमने ये पॉलिसी बना के रखी है कि अगर कोई कंट्री सब्सिडी दे रही है और सब्सिडी दे के माल फेंक रही है, और अगर उस वजह से आपके यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो रही है, या फिर यूं कहें कि माल उनकी कॉस्टिंग ही नहीं है, 70 वाला 62 में दे ही नहीं सकता, तो फिर उस कंट्री को राइट होगा कि वो सीवीडी लगा सकती है। एग्रीमेंट का हिस्सा है इसलिए लगा रहे हैं बाबू, ऐसे नहीं लगा रही है इंडियन गवर्नमेंट। मोदी जी बोलेंगे मजा नहीं आ रहा है। चलो, तो बात समझ में आती है दुबई की शेख वाली। कितने लोग को समझ में आया? पॉइंट नंबर 11 आपको लिखना है ओके ओके, फटाफट ओके ओके लिखो। फिर उसके बाद हम एक छोटी सी चर्चा करेंगे, और उसके बाद फिर छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया आज बनेंगे किसी के सैया। ढोल नगाड़े बजे शहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। हे 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 हे। देखो गाना भी सुना दिया आपको पूरा। चलो, तो ये हमारे कुछ अग्रीमेंट्स हो गए हैं, हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ हो गया है, और हमारा
बस हमने WTO क्या होता है देख लिया, WTO के ऑब्जेक्टिव्स अपन ने देख लिए, WTO का स्ट्रक्चर देख लिया, WTO के तहत जो अग्रीमेंट्स हुए हैं वो हमने देख लिए हैं। और ये इसमें 11 एग्रीमेंट, टोटल कुल 16, अपने मॉड्यूल में 16 दिए हैं, वैसे कुछ 27 एग्रीमेंट हैं WTO, बट जितने दिए हैं अपन को उसके ऊपर दिमाग नहीं लगाना। तो 16 एग्रीमेंट हैं, तो 5 एग्रीमेंट बचते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन और बचता है, वो डिस्कस करके ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो मैं मान के चलूं क्या कि अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये आज का सेशन आपको पूरा अच्छे से समझ में आया, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? ओके, आपको एक वर्ड लिखना है नाइस, NICE, नाइस, अगर अच्छे से समझ में आया। आपको एक वर्ड लिखना है नाइस, NICE, नाइस, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया ये टॉपिक। तो अगर इतना समझ में आता है तो फिर हम जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका एक फीडबैक मुझे यही मिल जाए, ताकि उसके बाद फिर मेरे को थोड़ा खुशी खुशी जाऊंगा कि यार मैं आया अभी और मेरा काम हो गया। अरे वाह, वेरी गुड। चलो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अबे तुझे कैसे आ गया बे रईस, केले वाले? चलो, चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गुस्सा नहीं करने के लिए, क्योंकि मैं वो सेशन सुबह नहीं ले पाया था, कल सुबह सेशन लूंगा। बट यार अब ना थोड़ा सा टाइम वेरिएशन कभी कभी कुछ चलता रहेगा, तो लिंक जब आपको दी जाएगी, टाइम आपको दिया जाएगा, तो वो टाइम पे जनरली होगा। लेकिन कुछ केसेस में मैं रिकॉर्डेड भी आपको अपलोड अपलोड करता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा, हैप्पी मदर्स डे। मम्मा को मत्था टेकना आज सब, है ना? चलो, बाय बाय। हाँ, टेस्ट होगा, टेस्ट में आपका अपडेशन करवा दूंगा कि टेस्ट कब होने वाला है आप लोग का, ठीक है? बिल्कुल टेस्ट होंगे यार, इसके पूरा मैक्रो का एंड तक टेस्ट होगा, चैप्टर चलते। अच्छा, एक चीज, चलो अब एक छोटी सी बात सुन लो, कि ना आपका वो जो होता है, आप लोग स्टडी कर रहे हो, मेरी एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझ के चलना। बहुत सारे बच्चों को ना ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि भाई अभी ये बाकी है, वो सब हो रहा है, धीरे धीरे सब हो रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और उस 24 घंटे में से 1.5 घंटे मेरा सेशन निकाल दो, तो 22 घंटे आपके पास है, आप बाकी सब्जेक्ट पढ़ते रहें, मेरा सेशन अटेंड करें, और आधा घंटा साथ में मॉड्यूल को दे दें। इसको स्लो पॉइजन की तरह स्लो स्लो मूविंग चलने दो यार। क्यों? क्योंकि हम लोग ने लेट स्टार्ट किया था, तो ठीक है, चीजें अब हो रही हैं, लेकिन इसको लेकर ना पैनिक मत हो, क्योंकि बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिलेगी, ठीक है? बाकी आप 20-22 घंटे आपके पास है, आप अपनी बाकी तैयारियां करते रहो, जैसे जैसे ये चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे खत्म, मैं कोशिश करूंगा कि आपको मई से, मतलब मई से पहले ही फ्री कर दूंगा। लेकिन आप इस चीज को लेकर पैनिक मत करना, पैनिक करोगे ना घबरा जाओगे यार बेटा, दूसरी चीज भी नहीं पढ़ पाओगे। बात समझ में आ रही हो क्या? सर आगे का शेड्यूल भी बताना है आपको? यस, आगे का शेड्यूल ये बता, आगे का शेड्यूल देखो, कुछ तो मैं कल डिस्कस करूंगा, और आगे के शेड्यूल को लेकर अगर चर्चा करें, तो आगे का जो शेड्यूल होगा, मुझे कैसे पता चलेगा आपका क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है? तो आप एक काम करना, ग्रुप, डाउट्स ग्रुप में आप हैं, तो डाउट ग्रुप में आप क्या करना कि उसमें एक वो डाल देना, लाइक प्रीवियस सेशन में हमने जितना, आई जस्ट वांट कि आपका कितना कवर हो गया है। नहीं, ग्रुप में मत डालना, फिर ग्रुप में क्या होता है, एक दूसरे का देखते हैं तो घबराहट होती है बच्चे लोग को, क्योंकि किसी का बहुत ज्यादा कवर हो गया, आपका कम हुआ है, तो आपको डर लगेगा, ग्रुप में मत डालना। आप एक काम करना कि मुझे हम्म, मुझे आज का समय दो, मैं सोचकर कल ना एक प्लान करके लाऊंगा, और उसको फिर मैं कल डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्या ये ठीक रहेगा? क्योंकि अभी मैं कुछ भी बोलूं, पीछा नहीं छुड़ाना ना मुझे यार आपसे, मुझे आपको लेके चलना है इंटर में, ठीक है? तो मैं आज थोड़ा सा प्लान करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ, अभी मैं ऐसे कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं रख रहा हूँ। ओके यार, तो क्या जा सकते हैं? हम जा सकते हैं जी। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय। बाय केदारी जी, सुदामा, तमन्ना, साक्षी, निधि, हिमांशु, साक्षी, खुशी, बाय बाय। चल केले वाला, चलो बाय।